हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग क्लास 6 में समझेंगे पूर्ण संख्या और साहचर्य गुण को। फिर क्लास 7 में जानेंगे दशमलव और पूर्ण संख्याओं का गुणन। उसके बाद क्लास 8 की कक्षा में हम लोग शामिल होंगे सामाजिक विज्ञान की क्लास में और पढ़ाई करेंगे धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार भाग 1 चैप्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। गुजरात राज्य का एक खुशहाल इलाका है सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसी में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है पोरबंदर। आज से 150 साल पहले यह एक रियासत थी। यहाँ एक राजघराने का शासन था। यहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतली बाई, मोहन की माँ, उन्हें प्यार से मोनिया कह के बुलाती थी। मोहन के पिता करमचंद कभा गांधी, उनके पिता की ही तरह वे भी राज रजवाड़ों में दीवान थे। दीवान यानी रियासत के प्रधानमंत्री। करमचंद जी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, पर उनकी सूझबूझ और नेक दिली में सभी का भरोसा था। वे हमेशा शुद्ध न्याय ही करते थे। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। पुतली बाई थी धर्म की पक्की, लंबे और कठोर उपवास रखती, रोज प्रणामी संप्रदाय के मंदिर जाती, जहाँ वेद, पुराण और गीता के साथ ही कुरान और तरह तरह के संतों के उपदेश भी लिखे होते थे। मोहन का घर 3 मंजिल और 12 कमरे वाला, इसी में उनका जन्म हुआ। मोहन के भाई लक्ष्मीदास और करसनदास और बहन रलियात। मोहन सबसे छोटे थे। छुटपन में उनकी बहन रलियात उन्हें खूब खिलाती थी और खूब बहलाती थी। मोहन बहुत चंचल थे, जरा देर भी शांत नहीं बैठते थे। कुत्तों के कान उमेटने में उन्हें बहुत मजा आता। मोहन के घर मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था। वैष्णव शाकाहारी भोजन। तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उनके पिताजी ही काटते थे। जब वो 5 साल के थे, तब उनका परिवार राजकोट चला आया और जल्दी ही उनके पिताजी वहां के दीवान बन गए। ओखा नाम का एक लड़का उनके घर पर सफाई करने आता था। मोहन उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती कि ओखा अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी, पर माँ का कहा टालना भी गलत था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगे, पर उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था। लाज आती थी, डर लगता था कि दूसरे उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। वो जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, शिक्षकों से भी नहीं। घंटी बजते ही अंदर जाते और कक्षा पूरी होते हुए दौड़ के बाहर निकलते और घर चले जाते। उनकी किताबें और पाठ ही उनके दोस्त थे। मोहन एक मामूली छात्र थे, ना तो बहुत होशियार और ना ही एकदम फिसड्डी। हाँ, उन्होंने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला था, ये उनसे होता ही नहीं था। एक बार
अध्यापक महोदय ने खुद उनसे नकल करने के लिए कहा, लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ ही पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और पढ़ना तो दूर की बात। पर एक बार उन्होंने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी। उसमें माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी, जिसे बाद में उन्होंने एक चलचित्र में भी देखा। मोहन एकदम श्रवण कुमार जैसा बनना चाहते थे। उसका असर इतना गहरा पड़ा कि मोहन ने चलचित्र का संगीत अपने बाजे पर बजाना सीख लिया। मोहन के माता पिता सत्य और धर्म को सदा ही मानते थे। उन्होंने देखा कि वे सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। उनके ऊपर श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, सत्य की ताकत मोहन के मन में और गहरी बैठ गई थी। उस समय नौटंकी दिखाने वाले घूमते रहते थे, खेला दिखाने के लिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने मोहन गए। हरिश्चंद्र हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। मोहन को नाटक इतना बढ़िया लगा कि बार बार देखने की इच्छा होती। नाटक के वाक्य वो अपने मन में दोहराते और उन्हें लग सब लोग हरिश्चंद्र की ही तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। क्या तुमने हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियां सुनी हैं? अगर नहीं तो तुम्हारे आसपास जो हैं, तुम उनसे पूछना। ये कहानियां बहुत ही खास हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम महात्मा गांधी जी की शादी और उनके स्कूल के कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण। हमने पढ़ा है कि शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। साहचर्य गुण संख्याओं का समूह यानी ग्रुप बनाकर हल करना सिखाता है। आइए इसे विस्तार से समझें। चलिए पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 फलियां हैं, 3 फलियां हैं और 2 फलियां हैं। अगर हमें कुल फलियां कितनी है यह ज्ञात करना है तो हम कौन सी संक्रिया करेंगे? हम इनका योग प्राप्त करेंगे यानी इन्हें जोड़ेंगे। इन्हें जोड़ने का एक तरीका है, पहले हम 5 और 3 का समूह बनाकर इनके योग के साथ 2 जोड़ेंगे, या फिर पहले 3 और 2 का समूह बनाकर प्राप्त होने वाले योग में 5 जोड़ेंगे। संख्याओं के चाहे हम कैसे भी समूह बनाएं, परिणाम यानी रिजल्ट समान ही प्राप्त होगा। इस तरह से किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं A, B और C को किसी भी प्रकार समूह बनाकर जोड़ा जा सकता है। A धन B धन C बराबर A धन B धन C का परिणाम हर बार समान ही प्राप्त होगा। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। अब आइए समझे पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन का साहचर्य गुण। क्या योग की ही तरह पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन भी साहचर्य है? विचार करें। अगर हम इस प्रकार समूह बनाते हैं तो पहले हम 5 से 3 घटाएंगे और फिर 2 को घटाएंगे। इससे जवाब 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार समूह बनाते हैं तो हमें जवाब 4 प्राप्त होगा। दोनों में परिणाम समान नहीं है। यही नहीं बल्कि किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं A, B और C का किसी भी प्रकार समूह बनाकर व्यवकलन नहीं किया जा सकता। यानी कि A ऋण B ऋण C और A ऋण B ऋण C बराबर नहीं होते। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। आइए अब बात करते हैं गुणन की। इस चित्र को देखिए। क्या आप सिर्फ गुणा की क्रिया से कितनी गोलियां हैं पता कर सकते हैं? एक पंक्ति की 2 गोलियां। इस तरह से 3 पंक्तियों में गोलियां 2 गुणा 3 होंगी। और चूंकि 4 पैकेट है इसलिए गोलियों की कुल संख्या 2 गुणा 3 गुणा 4 है। इसे हल करने के लिए 2 और 3 का समूह बनाया जा सकता है या 3 और 4 का समूह बनाया जा सकता है। दोनों तरीकों से गोलियां 24 ही प्राप्त होंगी। इस तरह से किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं A, B और C का किसी भी प्रकार समूह बनाकर गुणा किया जा सकता है। A गुणा B गुणा C
बराबर A गुना B गुना C का परिणाम हर बार समान ही प्राप्त होगा। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। विभाजन की बात करें तो किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं का विभाजन क्रम बदलकर नहीं किया जा सकता, यानी कि पूर्ण संख्याएं A, B और C के लिए A विभाजित B विभाजित C A विभाजित B विभाजित C के बराबर नहीं है। इस तरह से पूर्ण संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है। इस प्रकार आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। अगले वीडियो में हम इस गुण के कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण के उदाहरण। वन महोत्सव के दौरान आकाश ने 9 पेड़ लगाए, अजय ने 7 पेड़ लगाए और बबीता ने 3 पेड़ लगाए। क्या आप बता सकते हैं तीनों ने मिलकर कितने पेड़ लगाए? आकाश, अजय और बबीता ने कुल कितने पेड़ लगाए, यह पता करने के लिए हमें 9, 7 और 3 को जोड़ना होगा। इसे 9 और 7 का समूह बनाकर हल किया जा सकता है, जिसका परिणाम होगा 19। चूंकि पूर्ण संख्याओं के लिए योग साहचर्य यानी एसोसिएटिव है, इसलिए हम 7 और 3 का समूह बनाकर भी इसे हल कर सकते हैं। इसका भी परिणाम 9 धन कोष्टक में 7 धन 3 बराबर 19 ही आएगा। क्या आप बता सकते हैं इनमें आसान विधि कौन सी है? विचार करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोष्टक में 9 धन 7 धन 3 की तुलना में 9 धन कोष्टक में 7 धन 3 को हल करना आसान है। इस तरह से साहचर्य गुण पूर्ण संख्याओं के योग को आसान बनाता है। दोनों विधियों से हमें आकाश, अजय और बबीता ने लगाए पेड़ों की कुल संख्या 19 प्राप्त होती है। अगला उदाहरण 17, 25 और 4 का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का किस प्रकार प्रयोग करेंगे? अगर हम संख्याओं को ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि 25 और 4 का गुणा आसानी से किया जा सकता है। इसलिए साहचर्य गुण के अंतर्गत हम संख्याओं का 17 गुना कोष्टक में 25 गुना 4 इस प्रकार समूह बना सकते हैं। इस प्रकार समूह बनाकर हल करना काफी आसान होगा। यहाँ 25 और 4 का गुणनफल होगा 100 और 17 और 100 बराबर 1700। अगला उदाहरण ज्ञात कीजिए 50 गुना 669 गुना 20। आपके लिए 50 गुना 669 गुना 20 को हल करना कठिन हो सकता है, लेकिन क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और साहचर्य गुण के उपयोग से इसे आसानी से हल किया जा सकता है। आइए इसे समझें। गुणन के क्रम विनिमेयता गुण के उपयोग से दी संख्याओं को क्रम बदलकर इस प्रकार लिखा जा सकता है और साहचर्य गुण के उपयोग से इस प्रकार समूह बनाया जा सकता है। 50 और 20 का गुणनफल 1000 आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह 1000 और 669 का गुणनफल 6,69,000 भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने देखे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इस गुण से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, साहचर्य गुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स के लिए योग यानी एडिशन और गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन साहचर्य यानी एसोसिएटिव है। इस समझ में उलझन के कारण साहचर्य गुण का प्रयोग गलत तरीके से किया जाता है और 8 धन 4 गुना 2 को 8 धन 4 गुना 2 के बराबर मान लिया जाता है। इस समझ से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। साहचर्य गुण की सही समझ न होने के कारण ऑप्शन 2 जैसी गलतियां भी की जाती है।
पूर्ण संख्याओं का विभाजन साहचर्य नहीं है, लेकिन कई बार विभाजन की संक्रिया को आसान बनाने के लिए इस गुण का प्रयोग किया जाता है। इस गलत समझ से ऑप्शन 3 जवाब दिया जाता है। साहचर्य गुण के सही समझ से ऑप्शन 4 यह सही जवाब दिया जाता है। मिथ्या धारणा 2, किसी स्कूल में कुल 9 कमरे हैं और हर एक कमरे में 25 बेंच है। यदि हर एक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठे हो तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इस सवाल को रमेश ने 9 गुणा 25 गुणा 2 इस प्रकार हल किया और गगन ने 9 गुणा 25 गुणा 2 इस प्रकार हल किया। क्या आप बता सकते हैं किसे आसानी से हल प्राप्त हुआ होगा? साधारणतः साहचर्य गुण को निरर्थक समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है और गुणन को दिए क्रम में ही हल किया जाता है। दिए उदाहरण को 9 गुणा 25 गुणा 2 इस प्रकार हल करना कठिन है, क्योंकि पहले 9 गुणा 25 करना होगा, फिर आने वाले परिणाम 225 के साथ 2 का गुणन करना होगा। चाहे बात हो 9 गुणा 25 के गुणन की या 225 गुणा 2 के गुणन की, दोनों ही कठिन हैं, लेकिन इसे आसानी से हल किया जा सकता है अगर गुणन के साहचर्य गुण का प्रयोग किया जाए। यानी कि पहले 25 और 2 का गुणन आसानी से किया जा सकता है, जिससे परिणाम 50 यह संख्या प्राप्त होगी। फिर 9 और 50 का गुणन करेंगे, जिसका परिणाम 450 आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए गगन को हल आसानी से प्राप्त हुआ होगा, रमेश को नहीं। आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के सुमन के सुमन के एस, सीधे हाथ साबुन मल के, यू, उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के एम, मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए, अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के एन, नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन। दिए चित्र को देखकर क्या आप बता सकते हैं यहाँ कुल कितना जूस है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 2 पूर्ण गिलास और 1 आधा गिलास जूस से भरा है, यानी कि यहाँ कुल 2 और 1/2 गिलास जूस है, जिसे हम 5/2 से व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम अंश 5 और हर 2 दोनों को 5 से गुणा करें तो हमें ऐसी भिन्न प्राप्त होगी जिसका हर 10 है। किसी भिन्न का हर 10, 100, 1000 जैसी संख्या होगी तो इसे हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं, जिसमें दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्ण संख्या और दशमलव बिंदु के दाईं ओर पूर्ण का भाग व्यक्त किया जाता है। दशमलव बिंदु के साथ व्यक्त की गई संख्या एक दशमलव संख्या कहलाती है। पिछली कक्षा में हमने दशमलव संख्याओं का योग और व्यवकलन सीखा। अब हम सीखेंगे इनका गुणन। मान लीजिए 1 गिलास में 0.2 लीटर जूस भरा जा सकता है। यदि हमें पता करना हो कि 4 गिलास में कितना लीटर जूस भरा जा सकता है, तो इसे पता करने के लिए हमें 0.2 और 4 का गुणन करना होगा। तो आइए 4 गुना 0.2 का परिणाम ज्ञात करें। दशमलव संख्या 0.2 को हम भिन्न के रूप में 2/10 लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम एक वर्ग को इकाई मानेंगे तो इस वर्ग के 10 बराबर भागों में से 2 भाग 2/10 हैं। चूँकि 0.2 यानी 2/10 को 4 बार दोहराया गया है, इसलिए हम इन 2 भागों को 4 बार दोहराएंगे। इससे हमें 10 में से कुल 8 छायांकित भाग प्राप्त होंगे, यानी कि कुल छायांकित भाग होगा 8/10। इसे हम दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं 0.8 से। इसलिए हम कहते हैं कि 4 गुना 0.2 बराबर 0.8 है, यानी कि 4 गिलास में कुल 0.8 लीटर जूस भरा जा सकता है। दशमलव संख्याओं का गुणन इन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त करके भी किया जा सकता है।
जैसे 4 गुना 0.2 का गुणन करने के लिए हम 0.2 को 2/10 के रूप में व्यक्त करेंगे। फिर हम पूर्ण संख्या 4 और भिन्न के अंश 2 का गुणन कर परिणाम का अंश प्राप्त कर लेंगे 8 और हर वैसा का वैसा रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 8/10, जिसे हम 0.8 के रूप में व्यक्त करते हैं। भिन्नों के गुणन की एक और आकर्षक विधि है। इस विधि में हम गुणा की जाने वाली संख्याओं को एक के नीचे एक लिखते हैं। फिर हम दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर इनका पूर्ण संख्याओं की भांति गुणन करते हैं। यह परिणाम प्राप्त करने के बाद हम गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कुल कितने अंक है यह पता करते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 4 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इसमें दशमलव बिंदु के बाद कोई अंक नहीं होगा और 0.2 में दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है। इस तरह से दोनों संख्याओं में कुल 1 अंक दशमलव बिंदु के बाद है, इसलिए हम परिणाम में दाईं ओर से 1 अंक गिनकर इसके पहले दशमलव बिंदु रखते हैं। चूँकि यहाँ 1 ही अंक है, इसलिए हम इसके पहले दशमलव बिंदु रखेंगे। चूँकि दशमलव बिंदु के पहले पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम दशमलव बिंदु के पहले 0 रखते हैं। इस तरह से हमें 4 गुना 0.2 का परिणाम प्राप्त होगा 0.8। इसी तरह क्या आप 2.005 गुना 6 का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए इसे हल करें। यहाँ हम दोनों संख्याओं को एक के नीचे एक लिखेंगे। फिर हम इनका पूर्ण संख्याओं के भांति गुणा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि गुणन की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद 3 धन 0 बराबर 3 अंक है, इसलिए हम परिणाम में दाएं से 3 अंकों के पहले दशमलव बिंदु रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 12.030 या इसे ही हम 12.03 लिख सकते हैं। क्योंकि दशमलव बिंदु के अंतिम शून्यतर अंक के बाद 0 लगाने से या हटाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम भिन्नों को 10, 100, 1000 जैसी संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें एक प्रतिरूप देखने मिलता है। आइए इसे समझें। जैसे मान ले हमें 2.3578 को 10 से गुणन करना हो तो इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 23.578। यहाँ अगर हम देखें तो गुणन की जाने वाली संख्या 2.3578 और परिणाम के अंक तो वैसे के वैसे हैं, लेकिन दशमलव बिंदु एक स्थान से दाईं ओर सरक गया है। इसी तरह अगर हम 2.3578 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमें परिणाम में गुणन की जाने वाली संख्या 2.3578 के ही अंक मिलेंगे, लेकिन अब की बार दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर सरक गया है। क्या अब आप 2.3578 गुणा 1000 का परिणाम बिना गुणन किए ज्ञात कर सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ भी संख्या के अंक वैसे के वैसे रखेंगे, लेकिन दशमलव बिंदु 3 स्थान से दाईं ओर सरक जाएगा। इससे आपको क्या पता चलता है? चलिए हम बताते हैं। जब किसी दशमलव संख्या को 10 या 10 से गुणज जैसे 100, 1000, 10,000 से गुणा किया जाता है तो परिणाम और दशमलव संख्या के अंक समान होते हैं, लेकिन दशमलव बिंदु उतने स्थान दाईं ओर सरकता है जितने 1 पर 0 होते हैं। इससे अब आप जान गए होंगे कि पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या का गुणन कैसे किया जाता है। तो आज हमने सीखा दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन। अगली वीडियो में देखेंगे 2 दशमलव संख्याओं का गुणन। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणन। पिछले वीडियो में हमने सीखा दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन। अब आइए सीखें 2 दशमलव संख्याओं का गुणन कैसे किया जाए। मान लीजिए हमें 0.2 गुणा 0.2 का गुणनफल प्राप्त करना है। क्या इसका परिणाम 0.4 होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पहली संख्या 0.2 है, जिसे भिन्न के रूप में 2/10 लिखा जा सकता है। इसे निरूपित करने के लिए हम एक वर्ग को इकाई मानकर इसके क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली 10 बराबर भागों में बांटेंगे।
और इनमें से 2 भागों को छायांकित करेंगे। इसी तरह दूसरी संख्या है 0.2 यानी कि 2/10। इसे निरूपित करने के लिए हम एक और वर्ग लेंगे। इसे ऊर्ध्वाधर रूप से यानी वर्टिकली 10 बराबर भागों में बांटेंगे और इनमें से 2 भागों को छायांकित करेंगे। इस तरह से 0.2 गुणा 0.2 को ही हम 2/10 गुणा 2/10 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। 2/10 गुणा 2/10 का परिणाम प्राप्त करने के लिए हम दोनों वर्गों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करेंगे। इससे हमें कुल 100 बराबर भाग प्राप्त होंगे। 2/10 गुणा 2/10 का परिणाम दोनों वर्गों का उभयनिष्ठ भाग होगा। क्या आप बता सकते हैं यह दोनों वर्गों का उभयनिष्ठ भाग क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह दोनों वर्गों में 100 में से 4 भाग उभयनिष्ठ है, जिसे हम भिन्न के रूप में 4/100 और दशमलव रूप में 0.04 इस प्रकार व्यक्त करते हैं। क्योंकि व्यक्त किए चित्र में प्रत्येक छोटा वर्ग कुल वर्ग का 1/100 भाग है यानी 0.01 है। चूंकि यहाँ 100 में से 4 छोटे वर्ग उभयनिष्ठ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल वर्ग का 4/100 भाग यानी 0.04 भाग उभयनिष्ठ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.2 गुणा 0.2 बराबर है 0.04 के। अब आप जान गए होंगे कि 0.2 गुणा 0.2 बराबर 0.4 नहीं है बल्कि 0.04 होता है। इस तरह से हमें 2 दशमलव संख्याओं का गुणन करने की एक विधि प्राप्त होती है, जिसमें हम दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, फिर इनका गुणन करते हैं और फिर से प्राप्त परिणाम को दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि 0.2 गुणा 0.2 बराबर 0.04। 2 दशमलव संख्याओं का गुणन पूर्ण संख्याओं के गुणन की तरह ही किया जा सकता है। इसमें हम दोनों दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक रखेंगे, फिर हम दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर इनका पूर्ण संख्याओं के भांति गुणन करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 4। फिर हम देखेंगे कि गुणन की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कुल 1-1 बराबर 2 अंक है। इसलिए हमें परिणाम में दाएं से 2 अंकों के पहले दशमलव बिंदु रखना होगा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ हम दशमलव बिंदु कहाँ रखेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि हमें दाएं से 2 अंक पहले दशमलव बिंदु रखना है, लेकिन 4 के बाईं ओर कोई अंक नहीं है, इसलिए हम इस स्थान पर स्थानधारक 0 का प्रयोग करेंगे। फिर हम इस 0 के बाईं ओर दशमलव बिंदु रखेंगे। चूंकि यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम दशमलव बिंदु के बाईं ओर 0 रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 0.04। प्रयास कीजिए। 0.25 गुणा 0.3 का परिणाम क्या होगा? तो आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का गुणन। अगली वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के गुणन के उदाहरण। हरीश ने दुकानदार से 100 चॉकलेट खरीदी। यदि चॉकलेट का मूल्य 2.50 रुपए हो तो उसे दुकानदार को कितनी धनराशि अदा करनी होगी? चूंकि हरीश ने 100 चॉकलेट खरीदी है और प्रत्येक चॉकलेट 2.50 रुपए की है, इसलिए कुल धनराशि पता करने के लिए हमें चॉकलेट की संख्या और प्रत्येक चॉकलेट का मूल्य इनका गुणन करना होगा। यानी कि 100 और 2.50 का गुणन करना होगा। तो आइए 100 गुणा 2.50 का गुणनफल ज्ञात करें। क्या आप बता सकते हैं यह गुणन हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 2.50 में 0 एक स्थानधारक यानी प्लेस होल्डर है। चूंकि यह संख्या के अंत में है, इसलिए हम इसे निकाल सकते हैं। 0 को निकालने पर गुणन बन जाएगा 100 गुणा 2.5। अब हमें इसका गुणनफल प्राप्त करना है। 2.5 का भिन्न में परिवर्तन होगा 25/10। इसलिए हम गुणन को 100 गुणा 25/10 के रूप में लिख सकते हैं।
यहाँ एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से गुणा किया जा रहा है। इसका गुणनफल प्राप्त करने के लिए हम पूर्ण संख्या और भिन्न के अंश का गुणा करेंगे और हर से विभाजित करेंगे, जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 250। अगर हम 100 गुणा 2.50 बराबर 250 को ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि परिणाम और दशमलव संख्या के अंक समान हैं, लेकिन दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर सरक गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी दशमलव संख्या को 100 से गुणा करना हो तो दशमलव बिंदु को 2 स्थान दाईं ओर सरकाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा, यानी कि हरीश ने दुकानदार को 250 रुपए अदा करने होंगे। अगला उदाहरण, यदि पेट्रोल का दाम 89.06 रुपए प्रति लीटर है तो 3.4 लीटर पेट्रोल के लिए कितना मूल्य चुकाना होगा? चूँकि पेट्रोल का दाम 89.06 रुपए प्रति लीटर है और हमें 3.4 लीटर का मूल्य प्राप्त करना है, इसलिए हम 89.06 रुपए को 3.4 से गुना करेंगे। चूँकि गुणन क्रम विनिमेय है, यानी किसी भी क्रम में किया जा सकता है, इसलिए हम इस गुणन को 89.06 रुपए गुना 3.4 भी लिख सकते हैं। ऐसा करने से परिणाम प्राप्त करना अधिक आसान बन जाएगा। गुणनफल प्राप्त करने के लिए पहले हम 89.06 और 3.4 के दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर इनका पूर्ण संख्याओं के भांति गुणा करेंगे, यानी कि हम 7906 गुना 34 का गुणनफल ज्ञात करेंगे। यह गुणनफल निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जिसका परिणाम आएगा 2,68,804। अब हम देखते हैं कि 89.06 और 3.4 में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कुल 2 धन 1 बराबर 3 अंक है, इसलिए हम परिणाम में दाएं से 3 अंक छोड़कर दशमलव बिंदु रखेंगे। इससे हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 268.804। इसलिए 89.06 रुपए गुना 3.4 बराबर है 268.804 रुपए, यानी कि 3.4 लीटर पेट्रोल के लिए 268.804 रुपए मूल्य चुकाना होगा। अगला उदाहरण, 0.04 गुणा 0.07 का परिणाम ज्ञात कीजिए। आइए इसे भिन्न के रूप में परिवर्तित कर हल करें। 0.04 बराबर 4/100 और 0.07 बराबर 7/100। 0.04 गुना 0.07 बराबर 4/100 गुना 7/100 बराबर 4 गुना 7 बटे 100 गुना 100 बराबर 28/10,000। जरा सोचिए, अब हम दशमलव बिंदु कहाँ व्यक्त करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 10,000 में 1 के बाद कुल 4 अंक है, इसलिए हम अंश में दाएं से बाएं 4 स्थानों के पहले दशमलव बिंदु रखेंगे। चूँकि यहाँ 2 स्थान खाली है, इसलिए इनके स्थान पर स्थानधारक 0 रखेंगे। इसी तरह इकाई का स्थान भी खाली है, इसलिए इस स्थान पर भी 0 रखेंगे। तो आज हमने देखे दशमलव संख्याओं के गुणन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के गुणन से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1, दूध वाले ने 55.5 रुपए प्रति लीटर के दर से 11.5 लीटर दूध बेचा। पता कीजिए दूध वाले को कितनी धनराशि प्राप्त हुई होगी। दूध वाले ने 55.5 रुपए प्रति लीटर की दर से 11.5 लीटर दूध बेचा। उसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई होगी? यह पता करने के लिए हमें 11.5 गुना 55.5 रुपए का परिणाम ज्ञात करना होगा। परिणाम ज्ञात करने के लिए पहले हम इनका दशमलव बिंदु नजरअंदाज कर गुणा करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 63,825। फिर हम देखते हैं कि 11.5 में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 1 अंक है और 55.5 में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 1 अंक है, यानी कि गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कुल 2 अंक है। इसलिए
हम परिणाम में सबसे दाईं तरफ से 2 अंक छोड़कर दशमलव बिंदु व्यक्त करेंगे। इससे हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 638.25, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। कुछ बच्चे दशमलव बिंदु को रखते समय दाईं से अंक ना गिनकर बाईं से गिनते हैं। इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 63.825, जो कि 11.5 गुणा 55.5 रुपए का गलत हल है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि दशमलव संख्या के गुणन को हल करने के लिए गुणा की जाने वाली संख्याओं के पूर्ण भागों का और पूर्ण से कम भागों का गुणा अलग अलग किया जा सकता है। जैसे 11.5 गुणा 55.5 रुपए को हल करने के लिए 11 और 55 का गुणा किया जा सकता है और 0.5 और 0.5 का गुणा किया जा सकता है। पूर्ण भागों के गुणन का परिणाम प्राप्त होगा 565 और पूर्ण से कम भागों का गुणनफल प्राप्त होगा 0.25। फिर दोनों को जोड़ दिया जाता है और परिणाम प्राप्त किया जाता है 565.25। यह भी एक गलत धारणा है। इससे ऑप्शन 3 यह गलत जवाब दिया जाता है। ध्यान रहे, इस प्रकार गुणा करना गलत है। मिथ्या धारणा 2। एक दिन शिक्षक ने बच्चों से सवाल पूछा, क्या 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या होती है? इस पर अमित ने जवाब दिया हाँ और निशा ने जवाब दिया नहीं। तो बताइए कौन सही है? कई बार बच्चों की यह धारणा होती है कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या होती है। अगर उन्हें इसे सत्यापित करने के लिए कहा जाए तो वे 2 पूर्ण संख्याओं के गुणन का उदाहरण देते हैं। जैसे 7 गुना 10 बराबर 70, 10 गुना 10 बराबर 100, 5 गुना 7 बराबर 35 इत्यादि, और बताते हैं कि इन सभी का परिणाम दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या है। लेकिन यह एक गलत समझ है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जरूर एक बड़ी संख्या होती है, लेकिन क्या दशमलव संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त परिणाम भी एक बड़ी संख्या होती है? विचार करें। अब आपको जरूर समझ आया होगा कि दशमलव संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा एक बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होती। जैसे 0.2 गुणा 0.4 बराबर है 0.08 के, जो कि एक छोटी संख्या है। इसलिए सही समझ यह है कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या नहीं होती। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल एक बड़ी संख्या भी हो सकती है और एक छोटी संख्या भी हो सकती है। जैसे 1.2 गुणा 2.4 बराबर 2.88। यहाँ 2.88 दोनों संख्याओं से बड़ी है। 0.12 गुणा 2.4 बराबर 0.288। यहाँ 0.288 0.12 से बड़ी है, लेकिन 2.4 से छोटी है। 0.12 गुणा 0.24 बराबर 0.0288। यहाँ 0.0288 दोनों संख्याओं से छोटी है। इन मिथ्या धारणाओं के साथ अक्सर एक साधारण गलती भी की जाती है। दशमलव संख्याओं का योग या व्यवकलन करते समय जैसे दशमलव बिंदु को नीचे लिया जाता है, ठीक वैसे ही गुणन करते समय भी दशमलव बिंदु को नीचे लिया जाता है। यानी कि बच्चे दशमलव स्थानों की गिनती नहीं करते। इससे गलत परिणाम प्राप्त होता है। सही समझ यह है कि गुणा की जाने वाली दशमलव संख्याओं के दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की गिनती की जाती है और गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कुल कितने अंक है यह पता किया जाता है। फिर परिणाम में दशमलव बिंदु रखते समय दाएं से उतने ही अंक गिनकर दशमलव बिंदु व्यक्त किया जाता है। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं के गुणन से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। बच्चों, हम लोग ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था कि संविधान क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और उसको तैयार कैसे किया गया। तो अंत में हम लोग ने चर्चा की थी कि उसके जो मूल्य हैं उसमें हम लोग ने धर्मनिरपेक्षता की चर्चा की थी और यह भी चर्चा की थी कि इसको हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे। तो आज हम लोग बच्चों धर्मनिरपेक्षता और उसके मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे।
तो बच्चों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आप क्या समझते हैं? तो चलिए, धर्मनिरपेक्षता को समझने के लिए हम आपस में धर्म को समझ लें। तो आप अपनी कक्षा में पढ़ते हैं, आप अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय के दूसरे कक्षा में अलग अलग धर्मों के लोगों को देखते होंगे और अपने मोहल्ले में भी कुछ अलग अलग धर्म के लोगों को देखते होंगे। तो आप अपने शिक्षक और शिक्षिका की मदद से एक सूची तैयार कर लीजिए जिसमें सभी धर्मों के लोग आ जाएं। और उसके अलावा भी अगर आप जानते होंगे कोई और धर्म तो उसको भी नोट कर लीजिए। और भारत के दूसरे क्षेत्र को भी अगर आप जान रहे होंगे तो उसको अगर नोट कर लेंगे तो ये तो बहुत ही लंबी सूची तैयार हो जाएगी। तो ये सूची तैयार करने में आपको यह अनुभव हो जाएगा कि हमारे देश में और हमारे राज्य में और हमारे परिवार के आसपास, हमारे मोहल्ले में कितने अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं आपस में। तो बच्चों, भारत जो देश है वो तो बहुत विशाल देश है और वहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। आप लोग भी इसको जानते हैं और देखते हैं। तो इस सारे पूरे क्षेत्र में जो अलग अलग लोग रहते हैं और सभी अलग अलग धर्म को मानते हैं, तो सभी के लिए धर्म उतना ही प्यारा है। जितना आपके लिए प्यारा है उतने ही आपके दोस्तों के लिए भी प्यारा है, उतना ही आपके पड़ोसी के लिए भी प्यारा है। तो बच्चों, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक धर्म में पैदा हुआ, सभी लोग अपने अपने धर्म में पैदा होते हैं, तो किसी कारणवश जिस धर्म में उनकी पैदाइश होती है वो धर्म को छोड़कर वो दूसरे धर्म को अपना लेते। ऐसा भी आप सुने भी होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप अपने परिवार में या शिक्षक शिक्षिका से इसकी जानकारी ले सकते हैं। ऐसा भी होता है। तो बच्चों, भारत के संविधान के निर्माण में, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उसकी तैयारी हो रही थी, तो एक ये बहुत अहम और दिलचस्प मुद्दा था। तो अहम और दिलचस्प मुद्दा क्या था कि हमारे भारत में इतने तरह के लोग रहते हैं, इतने धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, तो इनकी मान्यताओं को अहम माना जाए और इन्हें खास ध्यान दिया जाए और इनके सभी का आदर किया जाए, इस तरह से नियम बनाया जाए। तो ये संविधान निर्माताओं के लिए बहुत अहम और दिलचस्प था। आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी अहम बात क्या है, लेकिन बच्चों, ये अहम बात है। आप अपने घर में रहते हैं तो घर में आपके भाई बहन है, वो आपके भाई बहन है, वो अपने आप के भाई बहन है, लेकिन कोई ना कोई बात पे उनके विचारों में, आप में और उनमें कुछ मतभेद होता होगा। उसी तरह से आप एक कक्षा में पढ़ते हैं, आपके अपने दोस्त से, दूसरे दोस्त से कुछ ना कुछ मतभेद होते होंगे। तो आप सोचिए कि एक धर्म के लोग को दूसरे धर्म के लोगों से कुछ ना कुछ मतभेद होते रहते हैं और कभी कभी ये मतभेद बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं। और हमारे ही भारत में ये मतभेद इतने अधिक बढ़ गए कि इसका नतीजा हमारे भारत का विभाजन हो गया। तो बच्चों, ये जो भारत का संविधान है, तो संविधान निर्माण में यह कोशिश रही, संविधान निर्माताओं की और उनके सदस्यों की यह कोशिश रही कि ये जो सभी धर्मों को एक अहम हिस्सा दिया जाए और उसके जो हमारे समाज की जो विविधता है उसको कायम रखा जाए और सभी लोग अपने अपने धर्म को माने और उसके प्रचार प्रसार कर सके। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में रखा गया। तो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में एक खाली जगह दिया हुआ है, उसमें या आप अपने नोटबुक में कुछ क्वेश्चन है, कुछ विचार है, उसको आप लिख सकते हैं कि भारत में सभी लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, तो उनके प्रचार और प्रसार अलग अलग हैं। तो सभी धर्म के मानने वाले लोगों के जो प्रचार और प्रसार अलग अलग होते हैं, तो वो उसको किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। तो अपने विचारों को आप लिख भी सकते हैं और या उसके अगर आपको कोई चित्र मिलते हैं कि वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो अगर उस तरह के कोई चित्र मिलते हैं तो वो चित्र को भी आप उसमें लगा भी सकते हैं, कट पेस्ट करके, या फिर बना भी सकते हैं और या आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। तो ये अपने आप पाठ्य पुस्तक में भी कर सकते हैं या अपने नोटबुक में भी इसको तैयार कर सकते हैं।
तो बच्चों, हम लोग धर्म के बारे में जान चुके हैं। तो धर्म के बारे में जानने के बाद हम लोग यह सीखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों बनाया गया और धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बच्चों, हमारे देश में विश्व के 8 धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, जिसमें है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी। तो ये 8 की मान्यताएं अलग अलग हैं, उनके रीति रिवाज अलग अलग हैं, उनके विचार अलग अलग हैं। तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो ये सुनिश्चित कैसे करेंगे और कि किसी भी धर्म के लोगों को दबाया नहीं जाएगा। और ख़ास तौर पे ये और अहम तब हो जाता था और तब हो जाता है, वैसी परिस्थिति तब उत्पन्न हो जाती है कि जब एक धर्म के लोगों की बहुतायत होती है और सत्ता जो होती है वो उन्हीं लोगों के हाथों में होती है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक हो गया कि सभी धर्मों को एक समान रूप से आदर किया जाए और सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी हो और उनसे उनके धर्म में जीने के अधिकार को छीना नहीं जाएगा। तो ये सारी बातों को संविधान में एक महत्व दिया गया। और पहले भी आपको हमने बताया है कि कभी कभी कुछ लोग किसी कारणवश अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, तो इसमें भी किसी का भी कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी इच्छा से अगर अपनाते हैं दूसरे धर्म को, किसी कारणवश हो सकता है उनको अपने रीति रिवाज अच्छे नहीं लगते हो, दूसरे के रीति रिवाज या विचार उनको अच्छे लगते, उनसे वो प्रभावित हो गए हैं, तो इस तरीके से वो अपने धर्म को बदल भी सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी तरह का दबाव या रोक टोक नहीं दिया जाएगा। और एक और बात यह है कि जो भी धर्म है उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य इसके लिए स्वतंत्र रहेगा और राज्य कोई भी ऐसे नियम कानून या नीति नहीं बनाएगा जिसमें एक धर्म के लोगों को अहम भूमिका दी गई या उनको एक अलग हिस्सा दिया गया, उनको एक विशिष्ट पहचान दी गई। इस तरह से कोई भी राज्य इस तरह के काम नहीं करेगा। तो हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक मुख्य सिद्धांत के रूप में रखा गया है। तो बच्चों, ये धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता को जानने के बाद चलिए कुछ प्रश्न हम आप लोगों से करते हैं। तो बच्चों, आप लोग पहला प्रश्न हमारा ये है कि भारत में मुख्य तौर पर किन किन धर्मों को माना जाता है। सही जवाब, भारत में मुख्य तौर पर 8 धर्मों को माना जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी। आप लोग ने बहुत ध्यान से इसको सुना है, इसलिए आप लोग जवाब दे पाए हैं। और दूसरा प्रश्न है कि हमारे संविधान निर्माताओं के पास किस प्रकार की चुनौती थी, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण था कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को बनाने में या धर्मनिरपेक्ष देश बनाने में उनके सामने किस प्रकार की चुनौती थी। तो बच्चों, उनके सामने चुनौती यह थी कि वो चाहते थे कि किसी भी धर्म को दबाया नहीं जाएगा और सभी लोग अपने अपने जो धर्म को मानते हैं उसमें वो स्वतंत्र रूप से जी सकेंगे, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। और तीसरा जो सवाल है वो क्या है, भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं हैं। तो भिन्नता का मतलब बच्चों आप क्या समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भिन्नता क्या है, जैसे हम लोग सभी लोग क्या हैं, सभी के पास हाथ पैर हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कुछ लोग हैं जो निःशक्त हैं, तो लेकिन सभी लोग क्या है के पास सब कुछ, आँख नाक कान पैर हाथ सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखने में क्या है, सब लोग अलग अलग हैं। उसी तरीके से हमारे भारत में सभी लोगों के क्या है, धर्म अलग है, उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनके रीति रिवाज अलग है, उनकी भाषा अलग है। तो ये सब कुछ अलग अलग होते हुए भी वो क्या है, हमारे भारत देश के रहने वाले, हमारे भारत के नागरिक और हमारे वो भारतवासी हैं। तो ये भिन्नताएं हैं। तो बच्चों, आप लोग ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं।
इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों। सुनो घंटी